Hello everyone and welcome back once again for the sessions of line by line explanations। हम क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से ये फर्स्ट चैप्टर दी लास्ट लेसन कवर अप कर रहे हैं। आई होप कि जो एक सेशन हमने अभी तक किया वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। तो चलिए आज हम हमारे इस लेसन की स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो टीचर एम हेमेल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बातें करते हैं। हमने यहां तक कवर अप किया था जब हमने ये देखा था कि जो एम हेमेल हैं वो खुद अपने आप को भी ब्लेम कर रहे थे कि किस तरीके से उनकी वजह से भी फ्रेंच जैसे जो बच्चे हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज को इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ सके या अपने लेसन अच्छे से नहीं पढ़ सके। नेक्स्ट देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मतलब इसी तरीके से पहले वो एक बात करते फिर दूसरी बात करते। एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने अब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू किया। सेइंग दैट, क्या कहते हैं वो, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, मतलब सबसे सुंदर लैंग्वेज है पूरे के पूरे वर्ल्ड की। दी क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है, समझ में आने वाली है। मोस्ट लॉजिकल, तथ्यों से भरी हुई लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और इस तरीके से उन्होंने स्ट्रेस दिया फ्रेंच लैंग्वेज पर कि वो ये कहते हैं कि हमें इसे गार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम फोन पर यूज करते हैं ना स्क्रीन गार्ड, तो वो क्या है बेसिकली, वो है कि प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने भी यहां पर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहा कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने बीच अपने अंदर उसे जिंदा रखना चाहिए और कभी भी अपनी इस मातृभाषा को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली वो उनकी मातृभाषा या राजभाषा हुई तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि इस लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। देखो enslaved का मतलब क्या होता है, स्लेव का मतलब तो होता है गुलाम, तो एनस्लेव्ड का मतलब होता है किसी को गुलाम बनाना। तो यहां पर बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर फ्रांस जो है या फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो प्रशिया के हाथों में अगर चले गए हैं, दैट मीन्स वहां के जो लोग हैं वो अब गुलाम बन गए हैं, है ना। तभी ये ऑर्डर जो उन्हें आया है वो फॉलो करना पड़ेगा ना कि जर्मन लैंग्वेज पढ़नी है, फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़नी है। तो अगर लोगों को गुलाम बनाया जाए तो ऐसे लोगों के लिए जब तक वो लोग अपनी लैंग्वेज पर होल्ड करेंगे, अब होल्ड फास्ट का मतलब यहां पर तेजी से नहीं है, फास्ट का मतलब यहां पर होल्डिंग समथिंग टाइट से है। मतलब अगर आप अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाए रखोगे, अपनी लैंग्वेज के साथ जुड़े रहोगे, अगर आप जर्मन लैंग्वेज की बजाय अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को ही इंपॉर्टेंस दोगे, तो जैसे हम कहते हैं हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, तो बिल्कुल उसी तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज को यहां पर एक चाबी की तरह कहा गया है कि वो एक की रहेगी ताकि वो लोग जो गुलाम हुए हैं वो एक ना एक दिन अपनी उस प्रिजन से, अपनी उस जेल से आजादी पा सके। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, मतलब फिर एम हेमेल ने, क्योंकि उनका लास्ट लेसन था तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाया, लेसन पढ़ा बच्चों के लिए, अस यहाँ पर सभी बच्चों के लिए या जो सब विलेजर्स जो आए हुए थे उन सबको डिनोट कर रहा है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई जो है वो फ्रेंड्स को डिनोट कर रहा है, तो फ्रेंड्स ने कहा कि मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी, अमेज मतलब बहुत ही हैरानी हो रही थी ये देखकर कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। तो अब जो फ्रेंड्स है वो अपने विचार जाहिर करते हुए क्या कह रहा है कि सब कुछ इतना आसान प्रतीत हो रहा था, सीम्ड होना मतलब प्रतीत होना, तो बहुत ही आसान प्रतीत हो रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि शायद मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं और शायद एम हेमेल ने भी इतना धैर्य दिखाते हुए, इतना पेशेंस दिखाते हुए पहले कभी ऐसे एक्सप्लेन भी नहीं किया। ऑब्वियसली ये धैर्य ही दिखा रहा था ना बंदा, जब पता है कि मेरा लास्ट लेसन है, 40 इयर्स वहां पढ़ाया है, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपना पेशेंस भी जाहिर कर रहे हैं और
पेशेंटली पढ़ा रहे थे अपना लास्ट लेसन। नेक्स्ट, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। तो अब फ्रेंड्स फिर से हमें क्या बताता है, क्या नरेट करता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो जो पुअर मैन है, पुअर मैन यहाँ पर एम हेमेल को डिनोट किया जा रहा है कि एम हेमेल जो है वो ये चाहते थे कि जो कुछ भी उनके पास है, जो भी नॉलेज वो पोजेस करते हैं, वो सभी वो हमें जाने से पहले देना चाहते हैं। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। एट वन स्ट्रोक का मतलब एट वंस है कि एक ही बार में, तो वो ऐसा करना चाहते हैं कि एक ही बार में बच्चों के दिमाग में, हेड्स मतलब बच्चों के दिमाग में जो भी नॉलेज उनके पास है, एम हेमेल के पास है, वो सब बच्चों को डिलीवर कर दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। देखो अभी अभी हमने देखा कि उन्होंने ग्रामर का एक लेसन पढ़ा। ग्रामर के एक लेसन के बाद अब उन्होंने जो क्लास अटेंड की या जो सेशन उनका लगा वो था राइटिंग का। That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि उस दिन क्योंकि लास्ट डे था तो M. Hamel सभी के लिए नई कॉपीज लेकर आए थे, नई नोटबुक्स लेकर आए थे, जिन पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से राउंड हैंड मीन्स यहाँ पर कर्सिव राइटिंग को कहा जा रहा है कि कर्सिव राइटिंग में, बहुत ही सुंदर सी राइटिंग में फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन दी स्कूल रूम, हंग फ्रॉम दी रोड एट दी टॉप ऑफ अवर डेस्क। तो बेसिकली यहाँ क्या कहा जा रहा है, इन लाइंस के जरिए आपको देशभक्ति बताई जा रही है कि वो जो छोटी छोटी नोटबुक्स थी वो एक्चुअली फ्रांस के झंडों की तरह, फ्लैग्स की तरह लग रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कर्टेन्स हंग कर दिए जाते होते हैं ना, पर्दे लगा दिए जाते होते हैं एक रॉड के साथ, तो बिल्कुल उसी तरीके से वो जो छोटी छोटी बुकलेट्स थी, वो जो छोटी छोटी नोटबुक्स थी, क्योंकि सभी जो क्लास में मौजूद थे, उस रूम में मौजूद थे, उन सब में वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्रांस के झंडे पूरे के पूरे उस स्कूल रूम में इधर उधर लहरा रहे हों। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। तो यहाँ पर सिर्फ एक इमेजिनेशन थॉट आपको फ्रेंड्स की बताई गई है, जो कि ये कह रहे हैं कि आप देख सकते थे या आपको देखना चाहिए था कि उस वक्त सारे के सारे कैसे एकदम से काम करने जुट गए थे, मतलब सब अपना अपना काम लिखने में जुट गए थे क्योंकि राइटिंग वाला लेसन था। और हर जगह शांति ही शांति थी, मतलब सब कुछ बहुत ही शांत सा था। The only sound was the scratching of the pens over the paper। अब क्योंकि हर जगह शांति है, तो अगर बच्चे लिखने वाला काम कर रहे हैं, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है कि भाई अगर कोई चीटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब जगह शांति है, तो सिर्फ एक ही साउंड जो है वो सुनाई देती होती है कि पेपर पर पेन का चलना। तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ बताया गया कि सिर्फ एकमात्र जो आवाज क्लास में आ रही थी वो था कि पेपर के ऊपर पेन का चलना, स्क्रैच होना। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। बीटल्स जो हैं वो छोटे मोटे जैसे कीड़े से होते हैं या कीट पतंगे होते हैं ना, उनको कहा गया है कि कुछ एक बार वो छोटे छोटे बीटल्स जो हैं वो कमरे के अंदर उड़ते हुए आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब सब फिर से वही देशभक्ति है, सब अपने उस काम में इतने ज्यादा जुटे हुए हैं, इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि किसी ने उन्हें उन बीटल्स की तरफ भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। अब देखो यहाँ पर लिटलेस्ट वन किन्हें कहा गया है। बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि कुछ विलेजर्स जो हैं वो भी क्लास में आए हुए थे, बैक बेंचेस पर बैठे थे। तो उन्हीं विलेजर्स में से कुछ छोटे छोटे बच्चों को डिनोट करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि वो भी जो थे ना, उन्होंने भी उन बीटल्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और वो भी क्या कर रहे थे, क्योंकि नई नोटबुक्स उन्हें भी मिली थी, नई कॉपीज उन्हें भी मिली थी। तो जैसे छोटा बच्चा जिसे अभी लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो इस एक पेंसिल से अपने ही कुछ ना कुछ काटे या कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता है या लिखने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल यहां पर आपको ये बताया गया है कि वो भी फिश हुक्स,
मतलब वैसे तो फिश हुक का मतलब होता है कि जो मछली पकड़ने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो थोड़ा सा कर्व सा टेढ़ा सा होता है ना। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी इसी तरीके से कुछ कर्व्ड या कुछ आड़ा टेढ़ा लिखने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि मानो वो भी फ्रेंच लिख रहे हों। ऑन दी रूफ दी पिजन्स कूड वेरी लो। देखो पिजन्स की साउंड होती है कूइंग, मतलब गुटरगू करना। तो यहां ऑन दी रूफ मतलब छत पर पिजन्स जो थे ना वो भी बहुत ही धीमी सी आवाज में अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रेंड्स क्योंकि नरेट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ने क्या कहा कि और मैंने अपने आप से बात की, मतलब अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। मतलब दे मेक, यहां पर प्रशिया को कहा गया है डिनोट करते हुए, प्रशियंस को डिनोट करते हुए कहा गया है कि क्या वो लोग इन्हें भी जर्मन बोलना शुरू कर देंगे, क्या इन्हें भी वो ये जरूरी ऑर्डर फॉलो करने में लगा देंगे कि क्या तुम्हें भी यही ऑर्डर फॉलो करना है, पिजन्स को भी यही ऑर्डर फॉलो करना है कि तुम भी अब जर्मन में गाओ, तुम्हें अब फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं गुटरगू करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब ये सिर्फ एक थॉट है, क्योंकि बर्ड्स की तो ऐसी कोई लैंग्वेज होती ही नहीं है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स है उसने ये कहा कि क्योंकि वो भी राइटिंग वाला काम कर रहा था, तो उसने ये कहा कि जब भी मैं ऊपर सिर उठाकर देखने की कोशिश करता था तो मैंने ये देखा कि जो एम हेमल है वो अपने चेयर पे मोशनलेस, बिना हिले डुले, बिना कोई एक्टिविटी किए बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। गेजिंग का मतलब क्या होता है? गेजिंग का मतलब होता है घूरना या निहारना। देखो अगर 40 साल से आप एक जगह पर रह रहे हो और अचानक से आपको अगर कह दिया जाए कि आपने ये जगह छोड़कर जानी है, तो ऑब्वियसली है जाने से पहले एक तो पहले धक्का लगा है, ठीक है, शॉक लगा है। फिर ये है कि जाने से पहले आप जहां पर हो आप वहां की हर नजर को, मतलब हर एक व्यू को अपनी नजर में कैद कर लेना चाहोगे। तो इसी तरीके से एम हेमल जो थे वो घूर रहे थे, पहले एक चीज को फिर दूसरी को। क्यों? एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड। फिक्सिंग इन माइंड का मतलब होता है किसी भी चीज को एज अ मेमोरी अपने दिमाग में फीड कर लेना, स्टोर कर लेना फॉर एवर के लिए। तो यहां पर है कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो कि वो अपने माइंड में ये सब स्टोर करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, की उस छोटे से स्कूल कमरे में सब कुछ कैसा दिखता था। फैंसी। अब फैंसी का मतलब यहां पर क्या है? यहां फैंसी का मतलब वो हम जैसे कहते हैं ना फैंसी क्लोथ्स, तो उससे नहीं है। यहां पर एक एक्सक्लेमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। फ्रेंड्स ये कहता है कि आई एम नॉट जोकिंग, फॉर 40 years he had been there in the same place। 40 सालों से वो उसी पर्टिकुलर जगह पर हैं, वहीं पर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका छोटा सा गार्डन है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास है। जस्ट लाइक दैट, मतलब ऐसा ही है कि 40 सालों से ऐसा ही होता आ रहा था कि एम हेमल अपने बगीचे में बैठकर, अपने स्कूल रूम में बैठकर, बाहर उनका बगीचा हुआ करता था और बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। सिर्फ जो चीज बदली है वो क्या है? वो देखो, वो आगे आपको आगे वाली लाइंस में बता रहे हैं। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। अब वॉर्न स्मूथ का मतलब क्या है? देखो लकड़ी जब नई नई इस्तेमाल की जाती है, फर्नीचर नया नया बनकर जब तैयार होता है तो ना थोड़ा सा खुरदरा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करते जाते हैं तो वो डेप्रीशिएट होने की वजह से, इस्तेमाल में आने की वजह से वो स्मूथ होती चली जाती है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि बेंच और डेस्क जो कि 40 सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो वॉर्न आउट हुए हैं, मतलब वो जो है उनकी वैल्यू घिस गई है आगे से। दी वॉलनट ट्रीज, वॉलनट का मतलब क्या होता है? वॉलनट का मतलब होता है अखरोट। तो दी वॉलनट ट्रीज इन दी गार्डन वर टॉलर। अब जब 40 साल पहले लगाए थे तब तो सैपलिंग या छोटा सा पौधा था, लेकिन 40 सालों में अब वो बड़े हो गए थे, तो ये चेंज आया है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ
ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ। तो यहां पर आपको क्या बताया गया है कि एक बेल है जो कि खुद एम हेमिल के द्वारा प्लांट की गई थी, लगाई गई थी, और अब वो बेल इतनी बड़ी हो चुकी है कि विंडो के बाहर रूफ तक, छत तक उसने 2 बार, ट्विन का मतलब हम बेसिकली ट्विन का मतलब 2 से लेते होते हैं, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो जो बेल है वो छत के ऊपर तक, विंडो के बाहर ट्विस्ट सी हो चुकी है, मतलब फैल चुकी है, अपने आप को पूरा फैला चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। तो अब ये एम हेमिल की तरफ ही इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि उनका कितना दिल टूट गया होगा कि जब उन्हें एकदम अचानक से ये छोड़कर जाने के लिए कह दिया हो। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। अब देखो, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये हिंट दिया था कि जहां पर वो पढ़ाते थे वहां पर ही वो रहते थे भी, उनकी रिहाइश भी वहीं पर थी। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि जहां वो पढ़ाते थे उसी के ऊपर एक रूम था, और उस रूम में अब देखो उनकी फैमिली में से उनकी सिस्टर को बताया गया है कि वो सुन रहे थे कि उनकी सिस्टर जो हैं वो ऊपर कमरे में घूम रही हैं, मूव कर रही हैं। मीन्स क्यों मूव कर रही हैं? क्योंकि वो सामान पैक कर रही हैं ट्रंक्स में। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे ही छोड़कर जाना है। तभी तो है कि वो जो जर्मन पढ़ाने वाले टीचर है वो आ जाएंगे, तो इसलिए उन्हें यहां से लीव करना है। बट he had the courage to hear every lesson to the very last। अब क्योंकि एम हेमिल को पेशेंट बताया गया है, तो इसलिए कि यहां है कि उनके पास इतना साहस था कि वो हर एक लेसन को, जाने से पहले हर एक लेसन को जरूर सुनना चाहते हैं टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। तो पहले ग्रामर का सेशन हुआ था, फिर उसके बाद राइटिंग का हुआ, अब हिस्ट्री का लेसन आपको बता रहे हैं। एंड देन, और उसके बाद दी बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बो बू। अब ये बेसिकली क्या है? ये लिंग्विस्टिक लैंग्वेज आपको बताए गए हैं, कुछ फोनेटिक साउंड्स बताए गए हैं, जैसे हम बच्चों को बताते होते हैं, हम इंग्लिश में सीखते होते हैं कि ए की साउंड क्या है, बी की साउंड ब है। तो इस तरीके से जो वो छोटे छोटे बच्चे, जो कि आपको पहले फिश हुक वाली लाइन में भी बताए थे, तो वहीं आपको बताया कि ये जो बच्चे हैं वो भी फोनेटिक्स बोल रहे हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। हमने प्राइमर भी पहले समझा था, कायदे को कहा जाता है। जैसे हम ABCD वाली बुक जो नर्सरी में बच्चों को लगती है उसको देखते हैं, तो हम उसे बेसिकली प्राइमर बोलते हैं। तो यहां पर भी वही सेम कंसेप्ट है कि अब वो छोटे छोटे बच्चे जब बोल रहे थे, तो वो जो बुजुर्ग हाउजर बैक बेंचेस पर बैठे थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अपनी स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे लगा लिए, अपना प्राइमर जो था वो दोनों हाथों से पकड़ा, और वो भी उनके साथ वो लेटर्स स्पेल कर रहे थे, बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। अब वो इमोशनल हो रहे थे, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। तो यहां पर अब क्योंकि फ्रेंड्स एक स्टूडेंट के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर बताया गया है आपको नरेटर, तो आपको पता है कि अगर बच्चों के सामने इस तरीके की अगर कुछ हो तो बच्चे इमोशंस को नहीं देखते हैं, वो एक्चुअली इन सब सीन्स को लाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है कि फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा ये फनी लगा उसे ऐसे सुनना, ओल्ड हाउजर को ऐसे सुनना, और हम सब चाहते थे, मतलब हम सब स्टूडेंट्स चाहते थे कि हम लाफ करें, मतलब जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे या इमोशंस दिखा रहे थे और चीखें चिल्लाएं। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, कि मुझे आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद है वो लास्ट लेसन। नेक्स्ट, ऑल एट वंस। अब एकदम अचानक से क्या हुआ? द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, मतलब 12 बजे। देन दी एंग्लस। अब एंग्लस क्या होता है? एंग्लस जो है वो बेसिकली चर्च में बोली जाने वाली प्रेयर है, कि जैसे हम कहते हैं ना कि नमाज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बिल्कुल इसी तरीके से गुरुद्वारे में भी जब गुरबानी बोली जाती होती है तो वो पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से बोली जाती है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको बता रखा है कि जब चर्च क्लॉक में 12 स्ट्रक हुए, मतलब 12 बजे, तो प्रेयर का टाइम हो गया। फिर क्या हुआ? एट द सेम मोमेंट, और उसी दौरान, उसी पल के दौरान क्या हुआ? द ट्रम्पेट्स। अब देखो, मैंने आपको बोला था ना कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आएंगे,
तो ये वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपको विजिबल भी हो रहा होगा कि ये किस तरीके का दिखता है। सो द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। अब ड्रिल का मतलब भी आपको बताया था कि ड्रिल का मतलब परेड जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो दे वर रिटर्निंग साउंडेड अंडर आर विंडोज, तो हमारी खिड़कियों के नीचे उनकी रिटर्न होने की आवाज हमें सुनाई दे रही थी कि वो अपने परेड से, अपनी प्रैक्टिस से वापस आ रहे हैं। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल। पेल का मतलब यहां पर बहुत ही पीला या कमजोर पड़ने से है कि एम हैमेल जो है वो खड़े हुए लेकिन बहुत ही ज्यादा वीक थे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर में से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। तो फ्रेंड्स कहता है कि मैंने कभी इतना नोटिफाई नहीं किया था कि वो इतने लंबे हैं। माई फ्रेंड्स ही सेड ही। तो ये एम हैमेल बोलने की कोशिश कर रहे हैं माई फ्रेंड्स, लेकिन देखो यहां पर आपको उनके द्वारा अटकन बताई जा रही है। मतलब बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पॉज आ रहा है। बट समथिंग चोक्ड हिम, मतलब कोई चीज उन्हें रोक रही थी, उनके गले को जैम कर रही थी। चोक करना तो मतलब गला जाम होना, बट ना बोल पाना। तो ही कुड नॉट गो ऑन, मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, वो आगे और कुछ बोल ही नहीं पाए। देन ही टर्न्ड टू दी ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could। तो फिर उन्होंने एम हैमेल ने क्या किया, जब उनसे बोला नहीं गया, मीन्स अब वो भी इमोशनल हो रहे थे, तो जब उनसे नहीं बोला गया तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने एक चौक का पीस उठाया और बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट का मतलब ऑल हिज स्ट्रेंथ से है, मतलब अपनी सारी स्ट्रेंथ जुटाते हुए, अपनी सारी शक्ति जुटाते हुए जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। और लिखा क्या, विवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। जैसे हम कहते हैं ना कि फ्रांस हमेशा अमर रहे, तो इस तरीके से उन्होंने फिर से एंड में भी अपनी देशभक्ति जाहिर की है अपने देश को लेकर। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट दी वॉल, मतलब फिर वो रुक गए। और जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अगर दुखी है कोई व्यक्ति तो उसने अपना सिर जो है वो वॉल के साथ ही लगा दिया है, उदास है इसलिए। तो इसी तरीके से एम हैमेल ने किया है। एंड विदाउट अ वर्ड, और बोला कुछ नहीं है, ही मेड अ जेस्चर। जेस्चर का मतलब एक साइन लैंग्वेज से है, मतलब उन्होंने मुंह से नहीं कोई वर्ड निकाला है, उन्होंने हाथों से इशारा किया है। जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, हाथ से इशारा क्या किया है, जैसे हम बाय बाय करते हैं तो इस तरीके से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो एम हैमेल ने क्या कहा कि ठीक है, लास्ट लेसन कंप्लीट हो गया है, आपका स्कूल यहीं पर डिसमिस होता है, मतलब बंद होता है, खत्म होता है। यू मे गो, आप जा सकते हो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेसन। आई होप कि जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने कवर अप की वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई। सो काइंडली डू सम फेवर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। Thank you so much for watching the video and have a nice day.